मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आपके लिए आज मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड 2026 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप इसे पूरे समय तक ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करिएगा। यह आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का क्या है? पहला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक के निर्देशांक 4, 7, 0, 5 और 5, 3 है। इनके केंद्र के निर्देशांक इनके केंद्र के निर्देशांक है। ऑप्शन में है, इसके केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है। ऑप्शन है ए में, ये ऑप्शन में है 3, 4। ऑप्शन बी में है 3, 5। ऑप्शन सी में है 5, 3। ऑप्शन डी में है 4, 7। ये प्रश्न है। तो आइए इसका हल क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों के निर्देशांक, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों के निर्देशांक दिया हुआ है। यानी तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ, यानी पहला शीर्ष का x यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए x1 बराबर दिया हुआ है 4, दूसरा बिंदु है 0, तो x2 बराबर है 0। फिर तीसरा बिंदु का x निर्देशांक 5 है, तो यहाँ पर x3 बराबर 5 है। इसी प्रकार y1 बराबर कितना दिया है? पहला बिंदु का y निर्देशांक 7 है। इसी प्रकार y2 बराबर कितना दिया गया है? 5 है, दूसरा बिंदु का y निर्देशांक, और तीसरा बिंदु का y निर्देशांक 3 है, इसलिए y3 बराबर 3 है। अब पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इनके केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का x निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पर केंद्र का x निर्देशांक उसके लिए सूत्र क्या है? यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 है। और y निर्देशांक क्या हो जाएगा? यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही होता है सूत्र। इसी पर हम लिख देंगे। यहाँ पर x1 कितना है? तो 4 है। x2 कितना है? तो 0 है, प्लस x3 कितना है? तो 5 है, अब बटा में 3। ये x निर्देशांक हो गया। और y निर्देशांक यानी y बराबर कितना हो जाएगा? तो y1 कितना दिया है? यहाँ पर 7 है, प्लस y2 है 5, प्लस y3 है 3, और बटा में 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 5,
9/3, 3 से कट गया, 3 आया x का, 7 5 12 3 15, यानी 15/3, 3 बचे कट गया, यानी 3 5 आया। 3 x निर्देशांक y निर्देशांक 5 आया। 3 5 कहाँ है? बी ऑप्शन में आपका है, इसलिए बी सही उत्तर होगा। समझ गए? इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो आइए ये आपका प्रश्न था पहला। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूसरे नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक, यहाँ पर है दूसरा प्रश्न कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक एक छोर के निर्देशांक 4, यहाँ पर मिटाते हैं ऑप्शन को, निर्देशांक 4 5 4 -5 है, और मध्य बिंदु 0 0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक है। क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में -4 -5, और बी ऑप्शन में है -4 और 5, और सी ऑप्शन में है 4 5, और डी ऑप्शन में है 5 4। ये ऑप्शन है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आइए देखें। यहाँ पर देखिए, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक इतना है और मध्य बिंदु इतना है, क्या कहता है? किसी रेखाखंड के एक छोर, तो रेखाखंड क्या है? देखिए, रेखाखंड यही मान लिया जाए कि रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, और ये रेखाखंड का ये छोर है, ये है बी छोर है। तो एक छोर का निर्देशांक तो दे दिया है, यहाँ पे 4 -5 दे दिया है, और मध्य बिंदु का भी निर्देशांक दे दिया है। यहाँ पे मध्य बिंदु मान लिया जाए कि P है, इसका निर्देशांक 0 0 है। तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है, इसका मान लिया जाए कि कुछ होगा, ये x1 है, ये y1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x2 y2 लिख सकते हैं ऐसे। इसको x1 है पहला छोर का, दूसरा छोर का x2 होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मध्य बिंदु दिया है 0 0, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यहाँ पर मध्य बिंदु 0 0, यानी x निर्देशांक बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2 होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक होता है, तो इतना बराबर कितना दिया है? 0 दिया है। मध्य बिंदु 0 0 है, x भी 0 और y भी 0 है। तो यहाँ पर x1 कितना है?
x1 है 4 प्लस x2 कितना है मालूम नहीं, बटा में 2 बराबर 0, और ये 4 प्लस x2 बराबर 0 और 4 2 में गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये x2 निकल गया। इसी प्रकार से y निर्देशांक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यानी y1 प्लस y2 बटा 2, y2 यहाँ तो निर्देशांक 0 है मध्य बिंदु का, y1 कितना है -5 प्लस y2 और बटा में 2 से गुना होगा 0 बराबर -5 प्लस y2, हमको y2 निकालना है तो -5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5 बराबर y2, यानी y2 का मान कितना आया 5 और x2 का मान -4, तो -4 और 5, -4 और 5, -4 और 5 बी ऑप्शन में है, इसलिए बी आपका सही उत्तर होगा, देख सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं 3 में क्या है। अगले क्वेश्चन में है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा नंबर में है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा है, क्या है, ए में है 4 सेंटीमीटर, बी में है 5 सेंटीमीटर और सी में है 6 सेंटीमीटर और डी में है 16 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही बताना है। इसमें एक घन है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 दिया है, घन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 96, इसका प्रत्येक किनारा पूछ रहा है, भुजा की लंबाई। हम जानते हैं कि फिर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, क्योंकि घन का जो पृष्ठ होता है 6 गो पृष्ठ होता है और प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है वर्ग के आकार का होता है, इसलिए भुजा स्क्वायर 6 गुने भुजा स्क्वायर। और ई दिया हुआ है मान कितना 96 बराबर 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 से कट जाएगा 16 6 96, यहाँ पर भुजा स्क्वायर 96 आया, अति 16 आया, यानी भुजा स्क्वायर बराबर कितना आया 16। हमको भुजा ना चाहिए, किनारा के मतलब भुजा, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 16, इसका वर्गमूल होता है 4। ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से हमने हल कर दिया। यानी अब आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि, यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि 2 के पावर x प्लस y बराबर 2 के पावर x माइनस y बराबर 2 के पावर 3 बटा
2। तो y का मान, तो y का मान होगा, क्या होगा? तो y का मान 3a में है, ऑप्शन ए में है कि 3/2, ऑप्शन बी में है 1/2 कि ऑप्शन सी में 0 होगा कि इनमें कोई नहीं, डी में है इनमें कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है 2 के पावर x प्लस वाई, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि x 2 के पावर x प्लस वाई बराबर यहाँ पर है किसका? 2 के पावर 3/2 के। तो दोनों का आधार सेम है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लें। फिर क्या है? 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2, ये भी इसके बराबर है, इसलिए दोनों का आधार सेम है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 3/2 ये भी हो जाएगा। इसको हम 2 मान लें समीकरण। ये दोनों के जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर इतना और x प्लस वाई बराबर भी 3/2, दोनों के जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? जोड़ने पर हो जाएगा ये खत्म, ये 2x हो जाएगा। 2x बराबर 3/2 और 3/2 यानी 6/2 आएगा। 3/2 और 3/2 जोड़ेंगे तो 6/2 आ जाएगा। और यहाँ पर कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी x बराबर 3/2 आया। अब पूछा जा रहा है y का मान, तो हम x का मान 3/2 रखते हैं एक में, x का मान 3/2 इसमें रख दें एक में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस y बराबर 3/2। यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, आई 3/2 एने जाएगा 3/2, 3/2 में से 3/2 घटिए जाएगा तो बचेगा क्या? 0 हो गया। 3/2 है, घटाव है 3/2, बचेगा क्या? कुछ नहीं, 0। तो 0 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आइए अब अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा में है कि यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान है, तो a प्लस बी का
मान है। सवाल है 7 ऑप्शन है, ए में 7 ऑप्शन बी में है, 9 ऑप्शन सी में है, 11 ऑप्शन डी में है, 16 कौन सा ऑप्शन सही है? आइए इसके लिए हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर कहता है कि 5 ए बी तथा 11 ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, एपी है कि नहीं? यानी 5 ए बी और 11 ये क्या है? कहता है कि यह एपी में है। ठीक है, जब एपी में है तो हम जानते हैं कि जब एपी में रहता है तो प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाली पद, प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाली पद, प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाली पद घटाते हैं तो क्या आता है? बराबर होता है, सेम अंक आता है। यानी इसमें से ए घटाएंगे तो जितना आएगा, यानी a-5 बराबर में होगा 11 माइनस बी, बराबर में होगा 11 माइनस बी। इसमें से ए घटाएंगे उसी के बराबर होगा, इसमें से ए घटाएंगे 100, सेम आता है, बराबर आता है। हम जानते हैं एपी में जब कोई संख्या रहता है तो इसी के आधार पर हम इसको हल करते हैं। देखिए बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 11 है, -5 को इधर ले जाएंगे तो +5 हो गया। और अब देखिए ए प्लस बी बराबर 11 और 5 कितना हो गया? 16 हो गया। ए प्लस बी का मान तो पूछ रहा है तो 16 है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार से हल हो गया। आइए अब छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा, तो इसका प्रथम पद होगा, क्या होगा? ऑप्शन में ही दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन में है -7, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है -2। अब बताइए यहाँ पर क्या है? किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना है? 5n-7 है। सामान्य पद क्या है? 5n-7 जनरल पद है, यानी यहाँ पर n का मान जो है ये n पद के लिए है, जनरल माने सामान्य पद है। जहाँ पर n क्या रहेगा? यहाँ पर n 1 से शुरू होगा, सामान्य पद। पहला पद के लिए n 1 होगा, पहला पद के लिए क्या होगा? n का मान 1, यानी पहला पद के लिए n बराबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 बैठाएंगे, यानी 5 1 -7, 5 -7 बराबर -2। तो इस प्रकार से पहला पद तो पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। इस प्रकार से हम पहला पद ज्ञात कर लेते हैं। आइए अब 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से हम कुल 10 VVI प्रश्नों को हल करेंगे आज। अब अगला है 7वें नंबर का प्रश्न। यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी है।
तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि बहुपद 7वां नंबर में है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है, का आलेख होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है वृत्त होता है कि परवलय होता है, किसी में सरल रेखा होता है, सरल रेखा कि अति परवलय होता है। डी में है अति परवलय। क्या होगा इसमें ऑप्शन? तो ये तो परिभाषा पर आधारित है। बहुपद द्विघात बहुपद का हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है और एक घात यानी रैखिक का सरल रेखा होता है। ये जानते हैं हम लोग पहले ही से, है ना। यानी द्विघात बहुपद का, यहाँ पर द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? परवलय होता है, परवलय होता है। तो बी ऑप्शन सही है। बताया गया है परिभाषा में कि द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? परवलय होता है। याद रखना है, परवलय होता है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? परवलय होता है। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। तो इस प्रकार से याद वाली चीज थी। अब आइए अगला है 8वां नंबर का प्रश्न है कि यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा, x का मान होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 14, ऑप्शन सी में है 10, ऑप्शन डी में है 11। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइए देखें। यहाँ पर कहता है कि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 दिया गया है, माध्य दे दिया है, तो x अज्ञात निकालना है। हम जानते हैं कि माध्य कैसे निकलता है, तो ये आंकड़ों का योग बटा संख्या, यानी आंकड़ा क्या है? तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, अब बटा में संख्या 1, 2, 3, 4, 5 गो है, बटा 5। आई माध्य दे दिया है, माध्य बराबर होता है 10 दिया है। अब इसी को x का हल निकाल देंगे। यहाँ पर 13 और 9 22, 22 8 30 और 6 36 प्लस में x, 13 9 22 और 8 30 और 6 36 प्लस में x बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई 10 बचे 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50, 36 जाकर के इधर घट जाएगा। तो x बराबर कितना है? 50 में 36 गया 14। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। यह था 8वें नंबर का प्रश्न। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि
9वां नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी बारंबारता सारणी किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। बहुलक क्या होगा? ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 43, ऑप्शन सी में है 45 और ऑप्शन डी में है 47। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सवाल है। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये सूत्र है। बहुलक बराबर सूत्र क्या है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्यिका का 3 गुना में से माध्य का 2 गुना घटाने पर बहुलक प्राप्त होता है। माध्यिका के 3 गुना में माध्य का 2 गुना घटाने पर बहुलक प्राप्त होता है। यही सूत्र है। इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करके बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 गुने माध्यिका है 33, तो 33 माइनस 2 गुने माध्य कितना है? 27 बराबर में 33 दिया 99 माइनस 27 दूनी 54। घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, 45। यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। आइए लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है इसे देखें। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि 1000 चक्कर लगाने में, यहाँ पर है कि 1000 चक्कर लगाने में, चक्कर है ये लिखा हुआ, चलिए शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं स्पष्ट, चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। पहिए का व्यास है। पूछ रहा है कि पहिए का व्यास है, क्या है? ऑप्शन ए में है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 28 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। आइए, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो इसे देखें। यहाँ पर देखिए 1000 चक्कर लगाने में पहिया कितना किलोमीटर? इतना। तो हम एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो निकालेंगे, वही पहिए की परिधि होगी। यानी 1000 चक्कर लगाने में कितना किलोमीटर? यहाँ पर सॉरी सेंटीमीटर में है, नहीं है मीटर में है। यहाँ ऑप्शन में मीटर दिया, सेंटीमीटर नहीं है बल्कि मीटर है। ये सब मीटर में है, हमने गलत लिख दिया, मीटर में है सब ऑप्शन
पहिए का व्यास मीटर में है। तो यहाँ पर देखिए 100 चक्कर लगाने में एक पहिए केवल 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी लिखेंगे कि चूंकि 100 चक्कर में 88 किलोमीटर है ना, 88 किलोमीटर है, 88 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 88 गुने 1000 मीटर। 88 किलोमीटर को हम मीटर में बदल दिए, इसलिए एक चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 88 गुने 1000 बटा 1000। एक एक नियम से हल करेंगे तो 1000 से 1000 कट गया, यानी 88 मीटर। 88 मीटर आया। यानी एक चक्कर में जो दूरी होता है वही पहिए का परिधि होता है। यहाँ पर पहिए का परिधि हो गया 88 मीटर। अतः यहाँ पर अतः पहिए की परिधि, परिधि एक चक्कर में जो घूमता है वही परिधि होता है पहिए का। तो पहिए की परिधि बराबर 2 पाई, या पहिए की परिधि बराबर 88 मीटर। यही 88 मीटर परिधि हो गया। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आई दिया है 88। तो हमको निकालना है व्यास ना, निकालना क्या है, पहिए का व्यास निकालना है। व्यास, व्यास होता है 2r। यहाँ पर हम 2r रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, 88 बटा पाई हो जाएगा। ये पाई बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 88 है तो बराबर में 88 बटा में 22 बटा 7 ऊपरे चला जाएगा 7, तो 22 चौक 88, 4 सत्ते 28, यानी 28 मीटर। पहिए का व्यास क्या हो जाएगा, 28 मीटर। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में।